हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ऑल्सो नोन एज एंटीकोलिन एस्टरेज पॉइजनिंग। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंटीकोलिन एस्टरेज ड्रग्स होते हैं, ये होते हैं कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स आर कार्बारिल एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट में आते हैं मेलाथायोन, डाइजिनोन एंड डिफ्लोस। ये सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हम अपने घर में और एग्रीकल्चर में बहुत जगह बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल एंड कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो हम डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ड्रग, तो ये जनरली फार्मर्स में देखने को मिलती है। और ये जो ड्रग्स होते हैं बहुत हाईली सोल्यूबल ड्रग होते हैं, इतने सोल्यूबल होते हैं कि अगर ये हमारे क्लोथ्स पर हैं तो ये क्लोथ से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये हमारी किसी भी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसलिए ये बहुत डेंजरस पॉइजनिंग होती है। और इट अंडरगोज एजिंग ऑल्सो। एजिंग मीन्स टाइम के साथ साथ ये जो पॉइजनिंग होती है वो बढ़ती जाती है, तो इस पॉइजनिंग की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है विद टाइम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये जो हमारी नर्व एंडिंग है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन जाके मस्कार्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। जो एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन है उसे हमारा कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम तोड़ देता है इन एसीटेट एंड कोलिन, और इसका दोबारा से रीअपटेक हो जाता है। अब हमें दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो एसिटाइल कोलिन को कैसे तोड़ रहा है, और जो एंटीकोलिन एस्ट्रेज हमारे ड्रग्स हैं वो इस एंजाइम को कैसे इनहिबिट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है। इसके पास दो साइट होती हैं, एक एनायनिक साइट होती है, एक एस्ट्रिक साइट होती है। एनायनिक साइट पर जो हमारा एसिटाइल कोलिन आता है वो आके अटैच होता है, और एस्ट्रिक साइट पर इस एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमारे कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का क्या काम है, एसिटाइल कोलिन को तोड़ना। तो ये कैसे तोड़ रहा है, पहले इसको अटैच कराता है ऑन द एनायनिक साइट और फिर इसको तोड़ देता है ऑन द एस्ट्रिक साइट। तो ये हमारा कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का फंक्शन हो गया। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है कि एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इसको कैसे इनहिबिट करता है। तो हमारे जो कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये दोनों के दोनों हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, कार्बामेट्स इसकी एनायनिक और एस्ट्रिक साइट को इनहिबिट कर देता है। तो अब एसिटाइल कोलिन ना एनायनिक साइट पे आके अटैच होगा और ना एस्ट्रिक साइट पे जाकर टूटेगा। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो इस एंजाइम की एस्ट्रिक साइट को इनहिबिट कर देता है। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके अटैच तो हो जाता है पर वो एस्ट्रिक साइट पर जाकर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। तो इन दोनों ही केसेस में हमारा एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो हमारा, क्योंकि हमारा कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हो गया है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इन दोनों एंजाइम का और इस ड्रग का। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, इसके देने से हमारा जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है ये इनहिबिट हो जाता है। तो एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एसिटाइल कोलिन के बहुत ज्यादा बढ़ने से बहुत ज्यादा मस्कार्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है। तो हमारी ओपी पॉइजनिंग में क्या हो रहा है कि कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हो रहा है, उससे एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है और वो मस्कार्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर जाके एक्ट करता है। इसकी वजह से हमारे जो मस्कार्निक साइड इफेक्ट आते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं डम्बल्स। डम्बल्स मीन्स हमारा डायरिया, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकियोस्पाज्म, लेग क्राइमिशन, सलाइवेशन, जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं वो सारे आ जाते हैं। और निकोटिनिक पर बहुत ज्यादा एक्शन होने की वजह से जो हमारे न्यूरोमस्कुलर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मसल वीकनेस, मसल पैरालिसिस, और अगर डायफ्राम जैसी मसल का पैरालिसिस हो जाता है तो इनफैक्ट इसमें हमारा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट हमारे आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये मसल वीकनेस और पैरालिसिस क्यों आती है, क्योंकि जब बहुत देर तक एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करेगा तो बहुत देर तक मसल डिपोलराइज हो जाएगी। तो उसकी वजह से मसल जो है वो थक जाएगी, तो मसल वीक हो जाएगी और मसल पैरालिसिस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जब ये मस्कार्निक रिसेप्टर पर एक्ट करेगा बहुत ज्यादा तो मस्कार्निक इफेक्ट आएंगे, जो कि हमारे डम्बल्स हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। हमारे निकोटिनिक इफेक्ट आएंगे जो हमने डिस्कस किए, मसल वीकनेस, फटीग एंड पैरालिसिस। और साथ में कुछ सेंट्रल इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हम हेडेक, कंफ्यूजन, कन्वर्जन, कोमा, कुछ समझ नहीं आता है, बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है।
और इसमें डेथ क्यों होती है? ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर मेनली। ऑल्सो एक दो जो अलग साइड इफेक्ट होते हैं, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन, ये भी जनरली हमें देखने को मिलता है। सो अब हमने इसको सिम्टम्स देख ली, अब हम इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करेंगे? सो इसका जो डायग्नोसिस होता है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर मिलेगा। ये इंसेक्टिसाइड्स है, तो इसमें जनरली जो हमारा जिसको पॉइजनिंग होती है जनरली हमारा फार्मर होता है। तो अगर हम उससे हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगा कि उसने अपने फील्ड्स में इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है, तो जनरली इसमें हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर प्रेजेंट होगा। दूसरा, हमने अभी साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए, मस्कार्निक साइड इफेक्ट, निकोटिनिक साइड इफेक्ट, सेंट्रल साइड इफेक्ट, ये साइन एंड सिम्टम देखकर भी हम इस कंडीशन को पहचान सकते हैं। एंड थर्ड, व्हाट वी कैन डू, जो हमारा कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को हम हमारे ब्लड में चेक करेंगे, क्योंकि एंजाइम इनहिबिटेड है तो इसकी एक्टिविटी हमें डिक्रीज मिलेगी। सो नाउ, अब हमने डायग्नोज कर लिया इस कंडीशन को, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ट्रीटमेंट। हम इस कंडीशन को ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट हम दो तरीके से करते हैं किसी भी पॉइजनिंग का, सबसे पहले जनरल मेजर और फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सो जनरल मेजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था जो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं बहुत सोल्यूबल हैं, तो ये किसी भी स्किन एरिया से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी कंटेमिनेटेड क्लोथ्स पर्सन ने पहने हैं हम उसको निकालेंगे और उस पर्सन की स्किन को सोप और वाटर से वॉश करेंगे, सो दैट स्किन से और ज्यादा पॉइजन का एब्जॉर्प्शन ना हो। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल मेजर में ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इनको मेंटेन करेंगे। तो हम एयरवे को मेंटेन करेंगे और अगर जरूरत होगी तो हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे। नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर नीड है तो हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब इसमें अगर हाइपोटेंशन हो रहा है, बीपी बहुत गिर रहा है, तो हम बीपी को मेंटेन करते हैं, हम अपने सारे वाइटल्स को मेंटेन करते हैं और साथ में हाइड्रेशन देते हैं। नाउ ये हो गए जनरल मेजर। नाउ व्हाट इम्पोर्टेंट इज स्पेशल ट्रीटमेंट, हम इसमें कंडीशन को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या देंगे? सो इसमें हम देते हैं एट्रोपिन एंड कोलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर। अब ये दोनों क्यों दे रहे हैं, तो उसके लिए हम समझते हैं। हमने पढ़ा अभी हमारा जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो हमारे कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से रिलेटिव एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो जाके हमारे मस्कार्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है। तो अब हमें इसके एक्शन को रोकना है, तो हम इसका एंटीडोट दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो जब एसिटाइल कोलिन हमारे मस्कार्निक निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट कर रहा है तो हम इन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे, तो एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर पाएगा। तो एसिटाइल कोलिन के इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए हमें चाहिए एंटीकोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक हमारा होता है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या करेगा, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो पहला ट्रीटमेंट हमारा ये है। दूसरा क्या होता है, क्योंकि एंजाइम इनहिबिट हो गया है तो एसिटाइल कोलिन बढ़ रहा है, तो हम इस एंजाइम को दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे। अगर ये दोबारा से एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो जो एसिटाइल कोलिन है इसको तोड़ देगा, तो एसिटाइल कोलिन हमारा इंक्रीज रहेगा ही नहीं, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रीट हो जाएगी। तो हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर सकते हैं या फिर जो कोलिनेस्टेज एंजाइम है इसको दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसको जो एक्टिवेट करता है वो एक ड्रग होता है ऑक्साइन। तो हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में दो ही चीजें हैं, या तो हम एट्रोपिन देके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे या फिर हम कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर्स देंगे, जो कि होता है हमारा ऑक्साइन। ऑक्साइन एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसका ड्रग का नाम है पैलिडॉक्सिन। और भी इसमें बहुत सारे ड्रग आते हैं बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग इज पैलिडॉक्सिन। सो अब हम इसमें करते क्या है कि जो एट्रोपिन होता है हम उसको जनरली एवरी 5 to 10 मिनट्स देते हैं, बार बार इसकी डोज को डबल करके। अब हम इस ड्रग को कब तक देते रहेंगे, जब तक फुल एट्रोपिनाइजेशन नहीं हो जाती। एट्रोपिनाइजेशन मतलब जब तक जो हमारे साइड इफेक्ट थे डम्बल्स, वो सारे के सारे साइड इफेक्ट जो है वो रिवर्स नहीं हो जाते। जैसे डायरिया है तो जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो इसमें क्या होता था, हमारा मियोसिस होता था जब तक मिड्रियासिस नहीं हो जाएगा। इसमें हमारा ब्रेडिकार्डिया होता था तो जब तक टैकीकार्डिया नहीं हो जाता। और इसमें हमारे लेक्राइमेशन, सलाइवेशन, जितनी भी सिक्रीशन थी वो सब बढ़ जाती थी। तो जब तक ये सिक्रीशन कम नहीं हो जाएगी तो हम करते रहेंगे, तो जब तक ड्राइनेस नहीं हो जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एट्रोपिनाइजेशन हो गया है? तो जो ड्राइनेस ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन होता है ना, ये सबसे हमारा डेफिनेटिव साइन ये और मोस्ट रिलायबल साइन होता है एट्रोपिनाइजेशन का। तो जब ड्राइनेस ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन हो जाएगा तो हम एट्रोपिन को रोक देंगे। तो हमें एट्रोपिनाइजेशन कब तक करनी है, जब तक ड्राइनेस ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन नहीं हो जाता। सो ये हो गया हमारा एट्रोपिन। नाउ कोलिन एस्ट्रेज रिएक्टिवेटर, इसमें हमने पढ़ा ऑक्साइन्स होते हैं। तो ऑक्साइन कैसे काम करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऑक्साइन कैसे काम करता है। जो
ये एनायनिक साइट पे बाइंड करते हैं एंजाइम की, और उस वहां से ऑर्गेनोफॉस्फेट को हटा देते हैं। ये कैसे होता है, देखो हमारा ये एंजाइम है कोलिनेस्टेरेज एंजाइम, इसकी साइट है एनायनिक साइट और एस्टरिक साइट। हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है, हमारी एस्टरिक साइट को इनहिबिट करता है। अब हम ऑक्साइम में क्या करेंगे, ऑक्साइम आके एनायनिक साइट से बाइंड होता है और एस्टरिक साइट पे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ब्लॉक करके बैठा है उसको हटा देता है। तो अब हमारा जो एंजाइम होता है ये दोबारा से फ्री हो जाता है काम करने के लिए, और फ्री एसिटाइल कोलिन को लेगा और उसको तोड़ देगा और इसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इसका एक्शन कैसे होता है कि एनायनिक साइट पे आके बाइंड होता है और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट को एस्टरिक साइट से रिमूव कर देता है। तो ये इसका एक्शन हो गया। हम जो ऑक्साइम है इसको सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देते हैं, कभी भी कार्बामेट पॉइजनिंग में नहीं देंगे। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कार्बामेट पॉइजनिंग में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कार्बामेट है वो हमारे एनायनिक और एस्टरिक दोनों साइड को इनहिबिट करता है। तो जो ऑक्साइम है ये तो आके एनायनिक साइड पे बाइंड करके एस्टरिक साइड पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एनायनिक साइड जो ऑलरेडी इनहिबिट है तो ऑक्साइम यहाँ पे आके अटैच नहीं हो सकता। तो इसीलिए कार्बामेट पॉइजनिंग में हम ऑक्साइम नहीं दे सकते क्योंकि एनायनिक साइड ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी। अब हमने पढ़ा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, क्योंकि एक शॉर्ट नोट आता है तो हम इसको 5 हेडिंग के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रो की बहुत मोस्ट कॉमन और वेरी डेंजरस पॉइजनिंग है क्योंकि स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर और एक्शन पढ़ा कि एंजाइम में एक एनायनिक साइट होती है, एस्टरिक साइट होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो एस्टरिक साइट को इनहिबिट कर देते हैं। फिर हमने इसके साइन एंड सिम्टम पढ़े, इसके मस्कार्निक इफेक्ट जो कि डंबल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके निकोटिनिक इफेक्ट जो कि मसल वीकनेस होता है, फैटीग होता है, मसल पैरालिसिस होता है। तो उसके बाद हमने पढ़े कुछ सेंट्रल इफेक्ट जिसमें कि कोमा, कन्वर्जन, कंफ्यूजन, ये सब होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोसिस 3 चीजों से करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर होगा, दूसरा इसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे हम, और तीसरा जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को ब्लड में हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा इसका ट्रीटमेंट जनरल में हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन देखेंगे, जो कपड़े बंदे ने पहने हैं उसको रिमूव करेंगे, उसको वॉश करेंगे। फिर उसके बाद अगर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग चाहिए तो हम वो देंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। ये सब इसके जनरल मेजर है। फिर हमने पढ़ा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम एट्रोपिन देंगे जब तक फुल एट्रोपिनाइजेशन नहीं हो जाती, और हम ऑक्साइम्स देंगे, ये सिर्फ हम ओपी पॉइजनिंग में देते हैं और ये कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं कार्बामेट पॉइजनिंग में। So that was all about this topic. So thank you.